बीम की डिफ्लेक्शन पर जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम कर रहे हैं। अब तक जो हमने प्रॉब्लम किए हैं उन दोनों में हमने बाउंड्री कंडीशन का इस्तेमाल किया है। ये प्रॉब्लम जो हम इस लेक्चर में करेंगे इसमें बाउंड्री कंडीशन के अलावा मैचिंग कंडीशन का भी इस्तेमाल है। मैं प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। A beam is loaded and supported as shown. Determine the slope at left end of the beam in terms of P, L, E and I. तो हमें इस एंड पर बीम का स्लोप निकालना है और इन टर्म्स ऑफ P, L, E एंड I का मतलब है कि P ये वाली फोर्स, L लेंथ ऑफ द बीम और E यानी कि मटेरियल का जो E होता है और I जो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है वो हमें पता है। यूँ हम समझेंगे कि ये हमें पता है और बाकी तमाम चीज़ें हमें मालूम नहीं है इनके अलावा कुछ भी। दूसरा पार्ट है द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बिटवीन द सपोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ P, L, E एंड I। तो इन दोनों सपोर्ट्स के दरमियान जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है हमें कुछ अंदाज़ा है कि डिफ्लेक्शन पैटर्न कुछ इस तरह का होगा। तो यहाँ पे जो भी डिफ्लेक्शन है बीच में वो हमें पता करना है। तीसरा पार्ट है द डिफ्लेक्शन एट राइट एंड ऑफ द बीम इन टर्म्स ऑफ P, L, E एंड I। तो यहाँ पर बीम जितना नीचे जाएगी वो हमें पता करना है। चलें फिर प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला स्टेप हमेशा यही होगा कि हम एक्सटर्नल रिएक्शन जो है वो हम मालूम करेंगे। तो हम इन दोनों की जगह फोर्स लगा देते हैं RA और RB जो कि हमें मालूम नहीं है। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए हम ये दोनों अननोन RA और RB मालूम करेंगे। तो पहले हम पॉइंट B पर मोमेंट लेते हैं, उससे हमें RA मालूम हो जाएगा 2P के बराबर है। यानी कि यहाँ पर जब हम मोमेंट लेंगे तो RA का कंट्रीब्यूशन आएगा और P का आएगा। तो RA 2P हमें पता चल जाएगा इस रिलेशनशिप से। और जब हम फोर्सेस सम करेंगे y डायरेक्शन में तो हमें RB पता चल जाएगा कि ये 3P के बराबर है। यहाँ ये बात भी नोट कीजिए कि हमारी बीम के दो सेक्शन हैं। एक सेक्शन है A से लेके B तक, दूसरा है B से लेके C तक। और हम अगले स्टेप में जो मोमेंट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो इन दोनों सेक्शनों की मोमेंट एक्सप्रेशन अलग अलग होंगी। मोमेंट एक्सप्रेशन लिखने के लिए हम सबसे पहले एक हाइपोथेटिकल कट लगाते हैं पहले सेक्शन में। तो इस तरह की कोई सिचुएशन बनेगी क्योंकि हम लेफ़्ट पार्ट रख लेंगे और राइट पार्ट को हम डिस्कार्ड कर देंगे और उसकी जगह Vx और Mx हम लगा देंगे। इक्वेशन जो हम लिखेंगे इक्विलिब्रियम की वो सिर्फ एक ही है, उससे हमारा काम चल जाएगा। वो होगी मोमेंट की इक्वेशन। जब हम मोमेंट की इक्वेशन लिखेंगे तो कंट्रीब्यूशन 2P और Mx से आएगी। तो Mx प्लस 2Px इज इक्वल टू 0। x जो है वो 2P का मोमेंट आर्म है। तो यहाँ से हमें पता चला कि Mx इज इक्वल टू माइनस 2Px। इसी तरह अगले सेक्शन के लिए हम ये सारे काम करेंगे। ये हमारा अगला सेक्शन है। ये हाइपोथेटिकल कट हमने लगाया, राइट साइड वाला जो पार्ट था उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया, उसकी जगह Vx और Mx हमने लगा दिए। एक फोर्स 2P और एक फोर्स 3P लगी हुई है। इनके मोमेंट आर्म हमें पता है, 2P का मोमेंट आर्म x है और ये 3P की जो फोर्स है इसका मोमेंट आर्म x माइनस L/2 है। और जब हम मोमेंट लें पॉइंट 2 पर तो हमारी इक्वेशन बनेगी Mx प्लस 2Px माइनस 3P x माइनस 0.5 L इज इक्वल टू 0। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो Mx इज इक्वल टू Px माइनस 3/2 PL ये हमें पता चल जाएगा। ये मोमेंट की एक्सप्रेशन A से लेके B तक की है और ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये B से लेके N तक की है। अब हम पहले सेक्शन की इलास्टिक कर्व की इक्वेशन लिखते हैं। पहला सेक्शन जो है वो 0 से लेके 0.5 L तक है और ये इसकी डायग्राम है जो हमने बनाई थी। और हम अगर बीम इक्वेशन को लिखें और दो बार इंटीग्रेट करें तो वो बीम इक्वेशन है EI d2y1/dx² और ये है माइनस 2Px के बराबर। ये हम पहले देख चुके हैं। y1 हमने अपनी आसानी के लिए लिखा है क्योंकि हमें आइडेंटिफिकेशन में आसानी होगी कि y1 का मतलब है कि हम पहले सेक्शन की बात कर रहे हैं। इसको हमने एक दफ़ा इंटीग्रेट किया तो हमें मिलेगा EI dy1/dx इज इक्वल टू माइनस px² प्लस c1।
और एक दफ़ा फिर जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा EI/1 इज इक्वल टू -1/3 px³ प्लस C1x प्लस C2। दूसरा सेक्शन जो है वो 0.5L से 1.5L तक है और ये इसकी फ्री बॉडी डायग्राम है ताकि हमें याद आ जाए हमने क्या किया था। और हम अब बीम इक्वेशन लिखेंगे और 2 दफ़ा इसको भी इंटीग्रेट करेंगे। तो EI/d²y2 ओवर dx² इज इक्वल टू px माइनस 3/2 pl। इसको हमने एक दफ़ा इंटीग्रेट किया तो ये बना लेफ़्ट साइड पर EI/dy2/dx इज इक्वल टू हाफ px², यहाँ से माइनस 3/2 plx, यहाँ से प्लस C3, क्योंकि C1 और C2 हम इस्तेमाल कर चुके हैं तो इसका नाम हम C3 रखेंगे। सब्सिक्वेंट इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा EI/2 इज इक्वल टू 1/6 px³ माइनस 3/4 plx² प्लस C3x प्लस C4। अब हम देखते हैं कि हमारी बाउंड्री और मैचिंग कंडीशन क्या है। हमें ये तादाद में 4 चाहिए क्योंकि हम 4 कांस्टेंट से डील कर रहे हैं। तो ये हमारी बीम है और इस पर एक कंडीशन तो ये है कि इस जगह पर y1 जो है वो 0 है, यानी कि x इज इक्वल टू 0 पर y1 0 है। दूसरी कंडीशन ये है कि x इज इक्वल टू L/2 पे y1 0 है। तीसरी कंडीशन ये है कि x इज इक्वल टू L/2 पे y2 0 है। यही कंडीशन हमारी मैचिंग कंडीशन भी है, सिवाय इसके कि हमें स्पेसिफिक वैल्यूज़ पता है कि हम जिधर से मर्ज़ी ऑपरेट करें इस जगह पर बीम की जो है वो डिफ्लेक्शन 0 होनी चाहिए और यहाँ पर जो हमारा स्लोप है वो बराबर होना चाहिए, चाहे हम यहाँ की इक्वेशन इस्तेमाल करें चाहे हम यहाँ की इक्वेशन इस्तेमाल करें। अगर इसको हम एक दफ़ा फिर देखें तो ये दोनों जो कंडीशन है ये पहली इक्वेशन पर अप्लाई होंगी, ये वाली दूसरी पर होगी और ये वाली जो कंडीशन है ये दोनों इक्वेशन पर अप्लाई होगी। अब हमने ये कंडीशन अप्लाई करनी है तो जो हमारी इक्वेशन है, बल्कि दोनों इक्वेशन है, वो ये है कि एक तो ये है कि EI/1 इज इक्वल टू -1/3 px³ प्लस C1x प्लस C2 और दूसरी है EI/2 ये वाली इज इक्वल टू 1/6 px³ माइनस 3/4 plx² प्लस C3x प्लस C4। और हमारी इंटेंट क्या है कि हमने ये C1 C2 और C3 और C4 हमने निकालने हैं। तो पहली कंडीशन अगर हम लगाएं, पहली कंडीशन क्या है कि y1 एट 0 इज इक्वल टू 0, तो वो यहाँ पे लगेगी इसमें, तो लेफ़्ट साइड 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और C2 वैसे के वैसे ही रहेगा, जिससे हमें ये मिल जाएगा कि C2 जो है वो 0 है। दूसरी कंडीशन क्या है कि y1 एट x इज इक्वल टू L/2 इज इक्वल टू 0, ये तो ये भी हम यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि y1 ये है, तो वो 0 हो गया लेफ़्ट साइड पर। उसके बाद अब यहाँ हर जगह x की जगह आपने L/2 रखना है और ये आपको पता है कि C2 जो है वो 0 हो गया है। तो ये आप करेंगे तो आपको जवाब में आएगा कि C1 जो है 1/12 PL² है और ये आप याद रखें कि P भी नोन है और L भी नोन है। 2 कंडीशंस हमने लगा दी, अब ने 2 कंडीशंस और लगानी है और उनमें से चूँकि एक जो है वो स्लोप पे लगेगी तो लिहाजा जो हमारी इक्वेशन है इलास्टिक कर्व की वो और उनके स्लोप वो यहाँ पर लिख दिए हैं मैंने, ताकि फिर हमें कंडीशन लगाने में आसानी होगी। तो पहले हम कंडीशन लगाएंगे कि स्लोप जो है यानी कि θ1 L/2 जो है वो θ2 L/2 के बराबर है। तो इसको हम लगाएं अगर, तो लेफ़्ट साइड जो है वो ये बनेगी ये और ये यहाँ से आएगी और यहाँ पर ये गौर कीजिए कि C1 हम पहले मालूम कर चुके हैं और जो राइट साइड है इसकी वो यहाँ से आएगी, इसमें वाहिद अननोन C3 है, इसी वजह से ये हम ये वाली कंडीशन जो है वो हम पहले लगा रहे हैं। तो ये बन जाएगा -p L/2² प्लस 1/12 PL², ये बराबर है हाफ PL/2 होल स्क्वायर माइनस 3/2 PL इंटू L/2 प्लस C3 के। और ये आप जब छोटी सी कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपको C3 मिल जाएगा। और जब आप अगली कंडीशन लगाएंगे जो कि आखिरी कंडीशन है कि
y2 एट l/2 इज इक्वल टू 0, तो फिर इस तरह की सिचुएशन बनेगी। और ये कंडीशन जो है ये वाली जो है ये यहाँ पे लगाएंगे। और यहाँ पर आप देखिए C3 आप पहले मालूम कर चुके हैं, तो ये भी एक इक्वेशन एक अननोन वाली बात होगी। अगर हम ये पहले लगाते तो यहाँ पर हमें 2 से डील करना होता। तो लेफ़्ट साइड पर 0 आ गया और फिर मान इज इक्वल टू 1/6 PL/2 क्यूब माइनस 3/4 PL इंटू L/2 स्क्वायर प्लस 11/24 PL स्क्वायर इंटू L/2 प्लस C4। और इसको जब आप आगे पीछे करेंगे चीज़ों को तो C4 आपको मिल जाएगा। C4 इज इक्वल टू माइनस 1/16 PL क्यूब। तो सोल्यूशन हमारा बनेगा जिससे कि हम स्लोप वगैरह भी निकाल सकेंगे और डिफ्लेक्शन भी निकाल सकेंगे। वो बनेगा y1 इज इक्वल टू 1/12 EI। हमने ये किया कि EI हम राइट साइड पर ले आए हैं और 1/12 हमने कॉमन निकाल लिया बाहर, ताकि ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन हो वो ज़रा थोड़ी सी मीनिंगफुल और आसान सी लगे हमें। तो वो जाएगा y1 इज इक्वल टू 1/12 EI ब्रैकेट में माइनस 4px क्यूब प्लस PL स्क्वायर x। और स्लोप जो है वो θ1 वो ये है आपके सामने कि 1/12 EI मल्टीप्लाइड बाई माइनस 12px स्क्वायर प्लस PL स्क्वायर। और y2 जो है वो ये है और इसका स्लोप जो है वो ये है। अब हमने जो 3 चीज़ें निकालनी हैं वो अब इन चारों चीज़ों से निकाल सकते हैं। पहली जो चीज़ हमें निकालने को कही गई थी वो ये था कि आप θ1 निकालें एट x इक्वल टू 0। तो यानी कि जो भी यहाँ पर स्लोप बनेगा वो आप निकालें। तो आप वो यहाँ से निकालेंगे और यहाँ आप क्या करेंगे कि x की जगह 0 रख देंगे। तो ये आ जाएगा कि θ1 जो है वो लेफ़्ट हैंड पर 1/12 EI PL स्क्वायर है। दूसरा हमें बताया गया था कि डिफ्लेक्शन एट मिडल ऑफ द सपोर्ट निकालें, यानी कि जहाँ पर x इज इक्वल टू L/4 है तो y1 L/4 निकालें। वो यहाँ से हमें पता चल जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ आप L/4 रख दें तो हमारा y1 जो है वो ये निकल आएगा 5/192 EI PL क्यूब। इसी तरह राइट हैंड पर जो डिफ्लेक्शन है ये वो निकल आएगा 11/12 EI PL क्यूब। इसके लिए हमने सिर्फ ये किया कि इस इक्वेशन में हमने x की जगह 3L/2 इसमें रख दिया। इस लेक्चर में हमने बीम डिफ्लेक्शन और बीम स्लोप उस बीम पे निकाला जिसमें एक से ज़्यादा सेक्शन थे। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।